बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। दुनिया भर में चर्चे हैं कि ईरान इसराइल जंग में ये सब क्या हो गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ईरान इस तरह से डट कर मुकाबला कर पाएगा। जिस तरह ईरान में जश्न हुआ, उसके बाद बताने की जरूरत नहीं कि फतह किसकी है, क्योंकि जो भी अज़ाइम थे, जो भी गोल्स थे, मकासद थे इसराइल के, वो हासिल ना हो सके इसराइल को, हत्ता कि अमेरिका को बीच में आना पड़ा। हाल यह है कि अब सदर ट्रंप ईरानियों की तारीफ करते हैं कि बड़ी बहादुर कौम है, बड़े जबरदस्त लोग हैं, बड़े मेहनती लोग हैं, उन्होंने कमाल जंग लड़ी है, उन्होंने ऐसे ऐसे मिसाइल फेंके हैं कि हैरान कर दिया। ये सदर ट्रंप कह रहे हैं और कहते हैं कि आखिरी दिनों में उन्होंने इसराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया, इसराइल हिल के रह गया। नेतन्याहू को, इसराइली वज़ीर आज़म को गालियां तक दी हैं। यह पहली दफा हुआ है अमेरिका इसराइल की तारीख में कि इस तरह के अल्फाज किसी सदर ने इसराइल के किसी रहनुमा के लिए इस्तेमाल किए हों, और मैं तो दोहरा नहीं सकता। फिर अब ट्रंप क्यों इस तरह से लग रहा है कि वो दीवाने हो गए ईरान के और कह रहे हैं कि चीन को ईरान से तेल लेना चाहिए, बल्कि हमारे साथ भी तिजारत करनी चाहिए। ये सब क्या है? आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या सबक मिलते हैं ईरान इसराइल जंग से पाकिस्तान को भी, पूरी दुनिया को भी? क्योंकि इस पर स्टडीज होंगी। ये कैसे हो गया? कोई मुकाबला ही नहीं बनता था इन दोनों ताकतों का या इन दोनों ममालिक का। आज हम इस पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है बहुत ज़बरदस्त नौजवान साफ़ियों ने, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के चमकते धमकते सितारे हैं। मसूद रज़ा साहब हैं, उमर दराज और ज़रियाब इरफान। मसूद, आपसे स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज पहली दफ़ा आप हमारे शो में आ रहे हैं। बड़े अरसे से कोशिश थी आपके साथ बातचीत हो, आखिरकार आज मौका मिला। ये जो ईरान इसराइल जंग थी, कई लिहाज से बड़ी हैरानकुन है। इसमें क्या क्या सबक मिलते हैं? अभी तो दुनिया में इस पर स्टडीज होंगी। उसामा भाई, काफी दिनों के बाद आपने याद किया और बहुत खुशी हुई कि जरियाब भी हैं और उमर दराज भी हैं और आपसे मुलाकात हो गई आज। देखिए, इसमें बहुत सारे सबक हैं। जाहिर सी बात है कि ये एक कोई मामूली वाकया नहीं था मशरिक़ वुस्ता और पाकिस्तान के लिए खास तौर पर, और फिर पूरी दुनिया के लिए, जिसमें एक न्यूक्लियर वॉर का खतरा भी मौजूद था। क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियर हथियार ईरान के पास नहीं थे और ईरान में तो ये फतवा मौजूद था 2003 से कि उसे न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने। लेकिन दूसरी तरफ से जो अजाइम हमने फलस्तीन में देखे हैं, जिस तरह से नस्लकुशी हुई है मुसलमानों की, तो बैद कयास नहीं था कि यहाँ पर भी वो तमाम मामला दोहराए जाते, और शायद कोशिश भी यही थी। लेकिन ईरान ने जिस तरह से अपनी तैयारी कर रखी थी, तो सबसे पहला सबक तो यही है कि आप अगर अंदरूनी तौर पर मजबूत हैं और आपने बैरूनी खतरात का इदराक करते हुए उसकी तैयारी की हुई है, तो फिर आपको शिकस्त देना बहुत मुश्किल है। तो अंदरूनी तौर पर मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद आपकी अपनी तैयारी है जो आपके काम आती है। दूसरी बात यह कि ये दुनिया जो है ना, इसमें ये जो तंजीमें हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो या यूनाइटेड नेशंस के जेरे उसकी अम्ब्रेला के नीचे जो दीगर तंजीमें हैं, जो बड़े ही इंसानी हुकूक की भी बात करती हैं, जो बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ दुनिया को चलाना चाहती हैं, या वो ममालिक जो ये बात करते हैं कि दुनिया जो है वो किस तरह से पुरअमन होनी चाहिए, ये सब कुछ ढकोसला है जो हमारे सामने आ चुका। बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दौरान, इससे पहले इसराइल की जो जारियत है फलस्तीन के ऊपर, उसके दौरान, और फिर ये ईरान और इसराइल वॉर के दरमियान। क्योंकि कोई इदारा फलस्तीन के ऊपर होने वाले हमलों में, या वहीं से शुरू कर लेते हैं, फलस्तीन पे जो हमले हुए उसमें कोई मुल्क, कोई इदारा, कोई आवाज ऐसी नहीं थी जो इसराइल को रोक सकता। क्यों हुआ ऐसा? सिर्फ इसलिए कि फलस्तीन के पास फौज नहीं है, फलस्तीन बाकायदा फौज के साथ लड़ नहीं सकता, अंदरूनी तौर पर मजबूत नहीं है, उसका पूरा इन्हिसार इसराइल के ऊपर है। वही सरहदें खोलता है तो उनको सरहद मिलती है, वही सरहदें खोलता है तो इंटरनेट तक तो उन्हें इसराइल की मर्जी के बगैर नहीं मिल सकता। तो जब इतनी डिपेंडेंसी होती है तो फिर आप मार सकते हैं। ईरान के साथ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। माजी की अगर आप जंगें देखें, चाहे वो इराक की जंग हो, चाहे वो अफगानिस्तान की जंग हो, मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये दोनों ममालिक ऐसे थे कि सद्दाम हुसैन की रजीम के ऊपर हमला करने से पहले उनकी तमाम मिलिट्री टॉप ब्रास जो है वो बिक चुकी थी। वो जहाजों में बैठ बैठ के फरार हो चुके थे, कोई चेयर ऑफ कमांड मौजूद नहीं थी। अमेरिका बहादुर आया, उसने बमबारी करके तहस नहस किया, और फिर बूट्स ऑन ग्राउंड पहुंचे, और फिर उन्होंने उधर रिजीम चेंज किया। अफगानिस्तान में देखें तो अफगानिस्तान में भी ऐसे ही है कि बदतरीन बमबारी की, तालिबान निकल गए और उसके बाद वो पहुंचे।
और दूसरी आवाजें बहुत ज्यादा थी। अंदरूनी तौर पर इत्तेफाक मौजूद नहीं था, लिहाजा अमेरिका बहादुर वहां पे कामयाब हुआ। लेकिन ईरान ने ये साबित किया कि अंदरूनी तौर पर अगर आप मजबूत हैं और आपकी बैरूनी जहरियत के खिलाफ तैयारी मुकम्मल है तो कोई कुव्वत आपको जेर नहीं कर सकती। अच्छा, ये जो बात मसूद ने बड़ी जबरदस्त कही उमर दराज कि अंदरूनी तौर पर वो लोग जुड़ गए, ये तो इनका एक तरफ हम देखें मुसाद का इंटेलिजेंस फेलियर इस लिहाज से था कि उनका ख्याल था कि रजीम चेंज हो जाएगा जब उनकी टॉप ब्रास को हम उड़ा देंगे, उनको शहीद कर देंगे। वहां तक तो उनकी बड़ी जबरदस्त प्लानिंग नजर आई, उन्होंने इतने लोगों को शहीद कर दिया, कोई सोच भी नहीं सकता था, आर्मी चीफ को भी, पासदार इनकलाब, वो सब किया। लेकिन उसके बाद जो उनका एक मकसद था, वहां से एक तो हिट हुए कि जी कोई उठाई नहीं, कोई बगावत ही नहीं हुई। दूसरा, अब भी 400 किलोग्राम अफजुदा यूरेनियम पता ही नहीं कहां पर है, पूरी तरह से एटमी सलाहियत खत्म नहीं हो सकी, ईरान अमेरिका के बीच में आने के बावजूद नहीं हो सकी। इसराइल तो फारिग हो गया, शिकस्त तो उसको वहीं होगी जब अमेरिका को आना पड़ा। सिर्फ कहा जा रहा है चंद महीने शायद पीछे चला गया प्रोग्राम। दूसरी बात ये, तीसरा ये कि रजीम चेंज भी ना हो सका। तो इस लिहाज से तो हर सतह पर नाकामी हुई है इसराइल को। देखिए, इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं जो इसको बड़ा क्लोजली देख रहे हैं, वो सब उनका यही कहना है कि इसमें आपने अचीव क्या किया है। इसमें अचीव ये किया है कि सर ट्रंप जो है वो अब इसराइल के जुडिशियल सिस्टम से मुतालबा कर रहे हैं कि आपने ये जो फ्रॉड के या ब्राइबरी के इल्जामात हैं नेतन्याहू के खिलाफ, बस उनको ड्रॉप कर दें। और नेतन्याहू उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप मेरी हिमायत कर रहे हैं। ये हासिल वसूल है इस पूरी जंग का। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि अगर देखा जाए तो इसमें जो ईरान है उसका इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। वो इंटेलिजेंस फेलियर इस लिहाज से हुआ कि उनकी पूरी की पूरी जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है वो शहीद हुई। कैसे मोसाद इस बारे में कामयाब हुई कि उसने कब तक उनको बिठा के रखना है, कहां बिठा के रखना है, एग्जैक्ट लोकेशंस के ऊपर उनको हिट किया गया। फिर उनके टॉप साइंटिस्ट हैं। लेकिन ये एक फेज था। अगला फेज ये था कि क्या वो स्ट्राइक बैक करते हैं, क्या वो सर्वाइव करते हैं। बिल्कुल, उन्होंने स्ट्राइक बैक भी किया और उन्होंने सर्वाइव भी किया। आज आपने देखा कि उनके सुप्रीम लीडर का जो खिताब था उसमें ये बात थी और उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ इसराइल को शिकस्त नहीं दी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गली मोहल्ले में दो बच्चे लड़ भी पड़े आपस में, तो अगर एक बच्चे को लगे कि अब वो हारने लगे तो बड़े आ जाते हैं। तो इसराइल ने फिर अपने बड़े अमेरिका को बुलाया। लेकिन उसके बावजूद जो ईरान है उसने उस लिहाज से कामयाबी, इस लिहाज से उनकी इंपॉर्टेंट थी कि अगर चेन ऑफ कमांड शहीद भी हुई है तो वो सिलसिला वहां पे रुका नहीं है। उसकी जगह पे एक और शख्स आया, कोई और फर्द आया, उसने उस चीज को संभाला। फिर बतौर कौम जो उनका ख्याल ये था कि हम ये सब कुछ करेंगे और रिजीम चेंज की जो बातें हम कर रहे थे उसमें पूरी वॉर के दौरान इसराइल से लेकर अमेरिका तक मिक्स सिग्नल्स आते रहे। कभी कहते रहे हमारा गोल नहीं है, कभी कहते रहे गोल है, कभी कहते थे कि ड्राई प्रोडक्ट के तौर के ऊपर आ जाए तो हमें इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन एट द एंड आपने ये देखा, ये सिर्फ ईरान इसराइल केस में नहीं है, पाकिस्तान इंडिया के केस में भी देखा आपने कि जब जब बैरूनी जारहियत होती है तो कौम कमजोर होने की बजाय आपस में यूनाइट हो जाती है, मुत्तहिद हो जाती है। और यही काम ईरान ने किया। और ईरान ने अगर उनका कोई आपस में कोई मसला हो भी, मिसाल के तौर के ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर सवाल हो, लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल हो, प्रोसेस के ऊपर सवाल हो, तो वो अंदरूनी मसला है। उन्होंने बैरूनी जारहियत के दौरान उस इश्यू के ऊपर नहीं आए। वहां पे आप जानते हैं कि जो स्कूल ऑफ थॉट है और जो मेजॉरिटी में है, इवन जो माइनॉरिटी में है वो भी खड़े हुए। उन्होंने भी कहा कि हम अपनी हुकूमत के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। और जहां तक आपने यूरेनियम वाली बात की, उसमें चूंकि सवाल है, ये हम सवाल नहीं कर रहे हैं। जब न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करते हैं, जब सीएनएन की बात करते हैं, तो अपनी इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं कि आप उसको डैमेज कर पाए हैं। लेकिन डैमेज तो होगा। मसलन दो मुल्क जंग लड़ पड़े, वैसे भी अगर उस पर हमला ना भी हो न्यूक्लियर फैसिलिटी को, तो वैसे भी डैमेज होगा। आपका प्रोसेस डिले में चला जाता है, आपकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है, आपके फाइनेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं। जहां तो आप बार बार उसको अटैक करते रहे हैं, तो अगर आप उसको डैमेज कर पाए हैं तो फिर आपका मसला डैमेज करना तो नहीं था। और आज सदर ट्रंप जो अभी मैं उनके देख रहा था, उन्होंने लिखा जी वो चूंकि ट्रक्स मौजूद थे, वो ट्रक्स कवर करने की कोशिश कर रहे थे, उनके पास टाइम नहीं था उसको निकालने का। और आज दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अमेरिकी वजीर दिफा की और पेंटागन चीफ की, और उसमें भी वो जो बार बार अब रिट्रेट कर रहे हैं, वो दुनिया को तासुब दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने मुकम्मल तबाह कर दिया है। इवन इसराइली मीडिया को उठाए, वो भी इस चीज के ऊपर कन्विंस दिखाई नहीं देते। उनका वहां पे पब्लिक पोल्स को देखिए, आवाम इसके ऊपर कायल नहीं दिखाई देती। तो फिर आपने क्या हासिल किया? आपने ये किया, अपने सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। आपने इसराइल की मिथ जो थी कि वो नाकाबिले तस्कीर है, वो जिस मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ेगा, वो टूट गई। नंबर 3, ईरान ने ये बताया कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा और हमारे लोग शहीद होंगे, उसके बावजूद हम डीपली पेनिट्रेट करके आपको टारगेट करेंगे। और यही बात अमेरिका के सदर कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ, जो आपने शुरू में इब्तिदाई में बताया कि उन्होंने हिट किया है, उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। मैं आज इसराइल का मीडिया देख रहा था, 10 बिलियन का सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज का एस्टीमेट है। $10 बिलियन है, ह्यूज अमाउंट। हाँ जी, मेरा ख्याल है 40,000 से ज्यादा इंश्योरेंस क्लेम्स उनके पास आ गए। उनका तो अब ये बैंकिंग सिस्टम ही बैठ सकता है। ज़रियाब, जो बात मसूद ने कही कि एक चीज और साबित होती है कि अखलाकियात, इंसानी हुकूक, अक़वाम मुत्तहिदा, ये सब सिर्फ ढकोसले हैं।
आज भी यह है कि निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है, खुराक की लाइनों में लगे होते हैं और गोलियां मार दी जाती हैं। तो ईरान ने यह साबित किया पाबंदियों के बावजूद कि वो खड़े रहे, अब मिसाइल खत्म होते हैं, अब उनका कोई मिसाइल नहीं आएगा, वो मार करते रहे, हर चीज का वो जवाब देते रहे। इससे तो साबित होता है कि ईरान का मौक़िफ़ ठीक था, आपको अपने दिफा में सलाहियत में आना होगा, कोई आपको बचाने वरना नहीं आता। और शायद अब तो वो कहें कि हमें अपने एटमी प्रोग्राम को तेज करना होगा या हमें अपने मिसाइल प्रोग्राम को और बेहतर करना होगा, उनका मौक़िफ़ तो और बेहतर और दुरुस्त साबित होता है। फिर ऐसा ही है उसामा। इसमें मैं सबसे पहली चीज तो ये कहूंगी कि ईरान ने जो सबसे पहली चीज वाज़ेह की वो ये की कि जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, ये अज़्म, हिम्मत और हौसले के साथ लड़ी जाती है। जैसे कि अभी अपने आपने बाद में कहा ना, क्योंकि जिस दिन से ये जंग शुरू हुई है, इसराइल ने ये जंग ईरान पर मुसल्लत की, जो ईरान का रद्द अमल था वो पहले दिन से लेकर वो 14वें दिन तक डू और डाई वाला था, या मर जाओ या फिर मार जाओ। तो जो स्ट्रेटजी उन्होंने अपनी रखी वो आखिरी लम्हे तक उनकी हिकमत अमली जो थी वो कामयाब ठहरी। यही वजह है कि इस जंग के आखिर में आकर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि इसराइल को हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार थे, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसराइल खुद तो उसने ये जंग मुसल्लत की थी ईरान के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिलाय कर बैठा था अमेरिका के ऊपर कि उसको इस जंग में किसी भी लम्हे अमेरिका की जरूरत पड़ सकती है, और अमेरिका के वो वादे, वो दावे कि हाँ हम किसी भी वक्त इस जंग में इंटरवीन कर सकते हैं, पहले दिन से आया थे कि अमेरिका की उसमें यूं कह लीजिए कि उसको मालूम था कि इसराइल क्या करने जा रहा है और कहां पर, किन मराहिल पर जाकर ईरान के मामले में इसराइल को अमेरिका की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा ये कि जो डिफेंस सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे, बहुत सारे तज्जियाकार ये बात करते हुए दिखाई दे कि ईरान के पास चूंकि एयर डिफेंस मौजूद नहीं है तो हो सकता है एक लम्हे में आकर जो ईरान है वो घुटने टेक देगा, लेकिन नहीं हुआ। उनके पास जो मिसाइल की कुव्वत थी, जो हथियार थे, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, और अभी भी उन्होंने अपने वो हथियार कुछ इस्तेमाल नहीं किए हैं कि जिनको वो इस्तेमाल करना चाहते थे। बहुत से लोग ये भी तज्जिया दे रहे थे कि 15 दिन तक तो ईरान का सर्वाइवल मुमकिन है, 15वें दिन के बाद क्या होगा। तो ईरान ने वो हिकमत अमली दुनिया को दे दी है कि उसको पता चल चुका है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म इस जंग को कैरी करना है, और अगर आप इस माइंडसेट के साथ हैं कि हमने सिर्फ जंग जीतनी नहीं है, हमने उस वक्त तक लड़ना है जब तक हम लड़ सकते हैं, तो आपके पास सिर्फ हथियारों का होना ही बहुत जरूरी नहीं है। हथियार चाहे आपके पास 40 ही क्यों ना हो, आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपने इन 40 हथियारों का इस्तेमाल करना किस तरीके से। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो थी मुस्लिम उम्मा का किरदार। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि जब ईरान ने रद्दे अमल में आकर कतर की एयरबेस को निशाना बनाया और बहरीन की एयरबेस को निशाना बनाया, इराक की एयर स्पेस को निशाना बनाया, तो भी जो ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर कुछ लोग थे वो ये तबसरा करते हुए नजर आ रहे थे ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुस्लिम ममालिक पर हमला नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो मुस्लिम ममालिक उस वक्त, या वो तबसरा निगार उस वक्त सोए हुए थे जब कतर ने, बहरीन ने, लबनान ने, शाम ने, सऊदी अरब ने अपना जो एयर स्पेस है या फिर उसके जो बेड़े थे, सॉरी अड्डे थे, जो उसके डिफेंस के थे, एयर डिफेंस के अड्डे थे, वो जब उसने अमेरिका को प्रोवाइड किए। तो ये सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि सवाली निशान है मुस्लिम उम्मा के ऊपर, उनके इत्तेहाद के ऊपर। अगर अभी मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद पहले से ज्यादा मजबूत नहीं होता तो आज ईरान पर हमला हुआ है, खुदा ना खास्ता ये हमला कहीं और भी पहुंच सकता है। और जिस तरीके से अभी ईरान के हवाले से पाकिस्तान के गुनगाते फिर रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप, आई लव पाकिस्तान, तो मैंने उस दिन भी अपने प्रोग्राम में एक दफा जिक्र किया था, इसको आई लव पाकिस्तान को ना आप आई लव चिकन पे कंसीडर कीजिए कि ट्रंप जानते हैं कि उन्होंने आई लव पाकिस्तान का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। जब मैं कहूंगी ना आई लव चिकन, तो उसका ये मतलब नहीं कि मुझे मुर्गे पसंद है, इसका मतलब ये कि मुझे मुर्गे खाना पसंद है। तो जब तक उनके जो यूं कह लीजिए कि मामलात वाबस्ता है पाकिस्तान के साथ, रीजनल मामलात, तब तक वो पाकिस्तान को लेकर अपना मौक़िफ़ पॉजिटिव ही रखेंगे। लेकिन जिस दिन उनके वो तमाम तर चीजें उन्होंने हासिल कर ली, उस दिन पाकिस्तान के लिए वो कौन मैं कौन तू कौन मैं कौन वाला हाल हो जाएगा उस। अच्छा, ये जो मसूद आपने बात की थी ना कि अखलाकियात, इंसानी हुकूक में ज्यादा कोई चीज नहीं, आपको अपने बलबूते पर खड़ा होना पड़ेगा, ये जिस तरह ईरान ने साबित किया है, एक चीज तो वाज़ेह है कि पहले दिन से उनको अंदाजा था कभी ना कभी ये वक्त आएगा। सारी पाबंदियों के बावजूद ना किसी से असला ले सकते हैं, ना दे सकते हैं, ना टेक्नोलॉजी, ना कोई तिजारत, कुछ भी नहीं। उन्होंने अपना फोकस ये रखा था, उनको पता था ये दिन आना है, उन्होंने अपनी सारी तैयारी सिर्फ और सिर्फ इसराइल के खिलाफ रखी थी और उस पर उन्होंने फोकस रखा। अब अगर हम इंसानी जानों के लिहाज से देखें या दीगर नुकसान के बारे में, तो वो बज़ाहिर तो ईरान का ज्यादा है, लेकिन उनकी बर्दाश्त, उनकी जो मुज़ाहमत थी, उसने ये साबित किया कि आज हमें इसराइल में या अमेरिका में जश्न नहीं नजर आता, जश्न हमें ईरान में नजर आता है। ये जो मोसाद और रॉ का भी यहां पर हमें एक गठजोड़ नजर आया कि अभी हाल ही में तकरीबन 10 रॉ के एजेंट पाकिस्तान से पकड़े गए,
मोसाद के जितने वहां एजेंट थे, जिस पर अब कोई दो राय नहीं है, अभी उमर ने भी कहा कि ये तो बात माननी पड़ेगी, इतनी पेनिट्रेशन वहां पर थी मोसाद की कि वहां पर वो ड्रोन्स भी पहुंचा रहे हैं, सारी लीडरशिप का उनको पता है, वहां फोन कर करके नंबर्स पे उनके जनरल्स को कह रहे हैं कि जी तुम्हारी फैमिली को भी मार देंगे, यहां से निकल जाओ। वो चाहते थे कि वो साइड चेंज कर लें। तो वहां पर वो रॉ के लोग या भारत का जो रोल था, जो पाकिस्तान एक्सपोज करता रहा, चाहे वो कुलभूषण यादव की तरह हो, फिर कोई चक्रवर्ती भी पकड़ा गया, तो क्या ईरान अब उस पर तवज्जो देगा? आपका ख्याल है ये उनका सबसे कमजोर पॉइंट नजर आया है? जितनी जगह पर उन्होंने महसूस किया होगा कि कुछ कमजोरियां रहेंगी, वो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। उनका सर्वाइवल, उनकी बका इसी में है। वही अमेरिकी सदर जो हमारे फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात से पहले कह रहे थे कि ईरान के पास अब वक्त नहीं है बातचीत करने का, मैं उसको मौका बिल्कुल नहीं दूंगा, उसने वक्त गंवा दिया है, वो उसी मुलाकात के बाद कह रहे थे कि मैंने 2 हफ्ते का मजीद वक्त दे दिया है। तो वो उनको उस वक्त तक अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि उन्होंने करना क्या है, क्योंकि वो जो कुछ समझ रहे थे कि जितनी पाबंदियों में हमने ईरान को रखा है, ईरान शायद नहीं टिक पाएगा, इसराइल के खिलाफ नहीं टिक पाएगा। और क्यों नहीं टिक पाएगा? उसामा भाई याद रखिए कि ईरान का जो दिफाई बजट है वो है 7.9 बिलियन मैक्सिमम, और इसराइल ने जो खर्च किया वो तकरीबन 49 बिलियन से ज्यादा का 1 साल का उसका बजट है। और फौज कितनी है उसकी? 1,60,000 की फौज है, और यहां पर कोई 5.5-6 लाख की फौज है। आप कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अच्छा, फिर जो नुकसान की बात है, तो इसराइल जैसे 70 मुल्क ईरान में थमा सकते हैं, ठीक। और इसराइल जो है वो बहुत छोटा है, तो इसराइल के ऊपर जितनी बमबारी की ईरान ने और जितना मिसाइल अटैक किया, उससे जो नुकसान हुआ वो आप भी बता रहे हैं कि जी उनका तो बैंक सिस्टम जो है वही करप्ट होने के नजदीक पहुंच गया, क्लैप्स हो सकता है वो, तो नुकसान उनका भी ठीक ठाक हुआ है। और ये भी देखें कि ये दोनों मुल्क जो हैं इनमें एक चीज और बड़ी कॉमन है, एक तो मजहबी रिजीम है, दूसरी बात ये कि मीडिया यहां पर आजाद नहीं है। तो हमें नहीं पता कि इसराइल में क्या हुआ है और असल में ईरान में क्या हुआ। ईरान में तो कुछ, क्योंकि बड़ा मुल्क है, थोड़ा सा तो ज्यादा चीजें सामने आ गई। इसराइल में क्या हुआ ये हमें नहीं पता। ये सारी बातें जो है इतनी इंपॉर्टेंट रहेंगी। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अपने दुश्मन को पहले से पहचाना, उसके लिए आपने तैयारी की, और तैयारी ऐसे नहीं की कि आपने कोई 2 दर्जन हथियार रखे। आपने कहा कि जी मुझे पास एयर स्पेस मेरी जो वर्नरेबल है, मेरे पास फिजाइया नहीं है, मेरे पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, मेरे पास ग्राउंड फोर्सेस से के जरिए मैं जंग नहीं लड़ सकता, तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है? मेरे पास बचता है मिसाइल टेक्नोलॉजी। और मिसाइल टेक्नोलॉजी का ईरान ने जो इस ताकत का मुजाहरा किया है वो मैक्सिमम 10% किया है। ईरान का दावा है कि उसने 5% किया है, लेकिन दुनिया मान रही है कि 10% किया है। उसने अपने क्लस्टर मिसाइल जो है वो उनका मुजाहरा एक बार किया है। उसने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो बहुत कम इस्तेमाल किए हैं। तो ईरान के पास ये स्टेमिना इसराइल से कहीं ज्यादा था कि वो इस जंग को लंबा लेके जा सकता था, जबकि इसराइल का स्टेमिना एग्जॉस्ट हो रहा था। तो जहां तक इंटेलिजेंस की बात है, तो मैंने पैसों का मवाजना किया कि ये कितना खर्चा कर रहे हैं। जब आप इतना खर्चा करते हैं तो वहां पर आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क भी उतना ही मजबूत होता है। अब ईरान को यह जरूर समझना होगा कि दुनिया में कौन उसका दोस्त है, कौन उसका दुश्मन है। बिल्कुल सही। कौन उसके साथ खड़ा है, कौन उसके साथ नहीं खड़ा। यूरोपीय ममालिक भी बेनकाब हो गए, रीजनल ममालिक भी बेनकाब हो गए, और इंडिया जो चाबहार में बड़ी जबरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उसका दोस्त बन रहा था, वो उसका दोस्त नहीं है, वो उसका दुश्मन है, जो साबित हुई। ये बड़ा हमें ब्रेक मुझे लेनी है। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि एक पहलू यह है कि अगर एटमी हथियार वाकई ईरान के पास होते तो क्या फिर भी इसराइल उस पर इस तरह से अटैक करता? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मिसाइल अब उन्होंने पहुंचा दिए हैं, और कल को अगर ईरान ने एटमी सलाहियत हासिल कर ली, यानी एटम बम की सलाहियत, मतलब यूरेनियम को तफसूदा वो कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? उमर दराज से इस बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। ईरान पर हमले से पहले कहा गया कि बिल्कुल करीब है, चंद हफ्ते और अगर ईरान को मिल गए तो एटम बम बना लेगा, ये इसराइल की तरफ से कहना था, फिर अमेरिका की तरफ से भी इस तरह की बात की गई। ये उसी तरह की बातें हैं जिस तरह इराक पर हमले से पहले की गई थी। अब साबित ये हो रहा है कि जी IAEA भी कह रहा है कि ना तो ताबकारी असरात वहां पर नजर आए हमले के बावजूद, अगर वहां पर कोई इस तरह का एटम बम वगैरह होता तो इस तरह की सूरत हाल बन सकती थी। फिर ये कि हम उस प्रोग्राम को पीछे ले गए हैं। उमर, सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई एटम बम बना लिया होता, ये सलाहियत हासिल कर ली होती ईरान ने, तो क्या तब भी इस तरह का हमला होता? या मुस्तकबिल में अगर ये सलाहियत जिस तरह नॉर्थ कोरिया कहता है जी उसके पास आ गई हुई है, फिर तो शायद ये लोग जुर्रत ना करते, या जुर्रत ना हो मुस्तकबिल में, कि पता है कि उनके मिसाइल भी पहुंच रहे हैं
और वो तो एक हमला होने की देर है और फिर मुकम्मल तबाही। देखिए, इसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक उसमें जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उनका जो रोल है वो बड़ा नेगेटिव है। आपने देखा कि इससे पहले जो उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने करारदाद मंजूर की, वो एक जवाब फराहम किया गया इसराइली को, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये हमला किया। नंबर 1। नंबर 2, अब अगर हम उसमें देखें कि अगर उन्होंने एनपीटी को साइन किया हुआ है और उन्होंने, उनके वजीर खारजा ने यही कहा कि अगर एनपीटी हमें प्रोटेक्ट करने में नाकाम हो गया तो हमने उसमें क्यों रहना है। अब आपने देखा होगा कि उनकी आज मजलिस शूरा ने, इससे पहले जो रेलेवेंट कमेटी थी, फिर पार्लियामेंट से आज जो गार्डियन काउंसिल है, उसने जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके साथ ताउन को सस्पेंड कर दिया, जिसका मतलब है कि अब उनके इंस्पेक्टर जो है उन तमाम साइट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, वो इस बात के ऊपर जा रहे हैं कि हम एनपीटी में क्यों रहे, जब इसराइल के पास हथियार भी है और वो एनपीटी का सिग्नेटरी भी नहीं है, और आप हमें ज़ाब्ते के साथ पाबंद भी करते हैं, फिर हमें मारते भी हैं, फिर हमारी जगहों को टारगेट भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कई लिहाज से एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया गया इसराइल की तरफ से। आप जो अचीव करना चाहते थे, आप वो अचीव नहीं कर पाए। अब आपकी इंटेलिजेंस, अमेरिकन इंटेलिजेंस, ये इस बात के ऊपर कायल करने की दुनिया को कोशिश कर रही है कि हमने मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया। आपके अपने बयानात के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है, डैमेज के अंदर और डिस्ट्रक्शन के अंदर बहुत फर्क है। आज इस हवाले से हमने देखा कि अमेरिकी वज़ीर दिफा ने मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि आपको जो टर्म सूट करती है आप उसको कर लीजिए। अच्छा, अब रही बात कि अगर ईरान के पास ये सूरत हाल थी तो आपने हमला किया। अब अगर उनके पास हथियार होते या वो सोचेंगे, अगर पहले तो उनकी ऑफिस के अगर देखे तमाम लोग कह रहे थे कि हमने कोई एटमी हथियार नहीं बनाने, इवन उनका फतवा इस बारे में मौजूद है। गवर्नमेंट का भी स्टांस है कि पीसफुल जो इस्तेमाल है वो हम कर रहे हैं और हर मुल्क का वो हक है। लेकिन मेरे ख्याल से न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मशरिक़ वुस्ता के अंदर बहुत सारे ममालिक को इस बात का एहसास हुआ होगा कि वो डेटरेंस कितनी ज्यादा जरूरी है। अभी उनके पास ये मिसाइल्स थे तो अमेरिका को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, जिसमें वो खूसा बड़े उसमें डिटेल्स के साथ बता रहे थे कि हाइपरसोनिक आपने इस्तेमाल नहीं किया या कम तादाद में किया, हाइपर चिकन आपने किया तो कम तादाद में किया, तो वो उनके मिसाइल से। मेरे ख्याल से अब अगर आप उनको ईरान की जगह पे उसको रखेंगे पाकिस्तानी एक ईरानी के तौर पर सोचे, तो वो कहेगा कि क्यों ना मैं करूं, जब पूरी दुनिया, देखिए ईरान अकेला खड़ा था, ईरान के मुकाबले में कौन था, पूरे का पूरा नेटो के साथ खड़ा था, यूरोपीय यूनियन उनके साथ खड़ा था, अमेरिका उनके साथ खड़ा था। आज फ्रांस की जो एम्बेसी इसराइल के अंदर है, उन्होंने खुद से ट्वीट करके इस बात का इजहार किया है कि फ्रांस की आर्मी ने उन मिसाइल्स को या ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। तो मेरे ख्याल से ईरान को इस चीज की रियलाइजेशन है कि उनको किस तरफ जाना है। मेरा ख्याल है कि अगर उनके यहाँ पहले क्लैरिटी नहीं भी थी, जो कि होगी, ज़ाहिर है, हम भी तो जब तक धमाके नहीं किए थे हम भी तो यही कहते थे हमारे पास नहीं है। इवन अमेरिकी सदर हमारे सर्टिफिकेट देते थे, उसकी बुनियाद के ऊपर हमें कांग्रेस से वो इमदाद वगैरह मिलती। तो मुल्कों का कहना और चीज होती है, करना कुछ और चीज होती है। तो मेरा ख्याल है कि ईरान अगर पहले इस बारे में नहीं जा रहा था तो अब जरूर जाएगा, और वो समझेगा कि उनका मुकाबला खित्ते में सिर्फ एक ही मुल्क के साथ है, वो इसराइल है, और इसराइल को भी पता है कि उसका मुकाबला ईरान के साथ है। और इनको देखते हुए अगर आप जितने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, जिसमें यूएई है, बहरीन है, सऊदी अरब है, उन सब के बयानात को देखेंगे तो वो यही कह रहे हैं। इस जंग के हवाले से उन सबको अंदाजा हो गया है कि भाई अगर ईरान के साथ ये हो रहा है, चले उसके साथ जितनी भी उसके पास सलाहियत है, कुछ मिसाइल है, आपके पास तो वो भी नहीं है, तो आपके साथ क्या होगा। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क टर्की है। मुझे बताइए कि टर्की क्यों नहीं सोचेगा, जब उनके सहाफी इस्राएली मीडिया के ऊपर बैठ के हमें ये बता रहे थे कि ये तो हमारा सेमीफाइनल है, फाइनल तो हमारा टर्की के साथ है। तो ज़ाहिर हर किसी के अपने मफादात है ना, उन चीजों को देखते हुए मेरे ख्याल से पूरे का पूरा जो मशरिक़ वुस्ता है वो रीअलाइनमेंट की तरफ जाएगा, और वो अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको दोबारा से गौर भी करेंगे, और अब नए से नई चीजें हमें अलायंस में बनते हुए दिखाई देंगे, और एक नई दौड़ जो है हथियारों की दिखाई देगी। और कतर का भी, जिस तरह अल जज़ीरा उनका है, तो वो तो बिल्कुल इसराइल उसको पसंद ही नहीं करता, और कतर से भी इतने कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। लेकिन अभी हमने देखा कि ईरान ने जब कतर में अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया तो फौरी तौर पर ईरान ने स्टेटमेंट दी कि हमारा कतर के खिलाफ ही कुछ नहीं था, और फिर बाद में उन्होंने कहा कि जी हमें अफसोस है कि हमें ये करना पड़ा मजबूरन, क्योंकि अमेरिका ने हमें निशाना बनाया था। जरा आप उसका एक बैकग्राउंड है ना जी, अगर आपको याद हो जब सऊदी अरब वगैरह ने ब्लॉकेट किया था इनके साथ, उनकी सूरत हाल बनी थी, तो ईरान कतर के साथ खड़ा था ना, उसका एक पूरा बैकग्राउंड है। तो उस वक्त भी ईरान के और कतर के ताल्लुकात थे, और उसमें उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, उनकी पहले दिन से स्टेटमेंट यही थी कि हमने हमला कतर के ऊपर नहीं किया, हम अपने ब्रदरली कंट्री के साथ खड़े हैं, हमने जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया उनकी बेस के ऊपर किया। ठीक है। अच्छा जरा, पहले भी हमने देखा साइंसदानों को टारगेट किया गया जो उनके इंचार्ज थे उनके प्रोग्राम के, उनको शहीद किया, फिर जनरल्स को, कोई किसी और मुल्क में बैठा है वहीं पर एम्बेसीज को हिट किया गया। तो
तो ये सिलसिला तो इसराइल अब लगता है कि इस तरह जारी रखने की कोशिश करेगा कि अच्छा विद इन कुछ हम दोबारा रिजीम चेंज की कोशिश करें, क्योंकि असल टारगेट तो उनका ये है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि जंग तो अभी रुक गई है, मगर एक जंग जो पसे पर्दा है, प्रॉक्सी जंग कह लें, वो तो जारी रहने वाली है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें अभी भी ईरान का पलड़ा ये मैं भारी कहूंगी उसामा, वो इसलिए क्योंकि जो ईरान में मौजूद मुखबर थे इसराइल के, जिस तरह से उन्हें बैक वक्त फांसी लगाई गई, उससे एक मैसेज जो था वो ईरान ने कन्वे कर दिया कि हम यहाँ पर टोन डाउन होने वाले नहीं हैं। यहाँ पे जो मौजूद मुखबर होंगे हम उनका ये हश्र करेंगे, हम उनका ये हाल करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर ये आ जाती है कि इस तमाम से सूरत हाल के पेश नजर जब हम लोग बात कर रहे हैं ना कि वहां पर क़यादत का फुकदान हुआ, अच्छा क़यादत के फुकदान के बावजूद वहां पर लम्हा फिक्रिया इसलिए पैदा नहीं हो सका क्योंकि उनके जो लीडर थे आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब, उन्होंने जिस तरीके से ईरान की कौम को इंटैक्ट करके रखा हुआ था वो एक बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ी मिसाल है। इससे पहले वाले सेगमेंट में जब आपने मसूद साहब से भी सवाल किया था ना कि हमने क्या सबक सीखा, तो मुझे लगता है उन चंद वो जो सबक थे ना, उनमें से एक सवाल हमारे यहाँ अपने ममालिक के अंदर भी होना चाहिए कि क्या हमारे यहाँ उस सुप्रीम लीडर जैसी कोई एक ऐसी एंटिटी, कोई ऐसी कुव्वत मौजूद है कि जिसके कहने से या जिसके होने से हमारे यहाँ लोगों के दरमियान एक यूनिटी कायम रहे। तो किसी ऐसे मुत्तहिद शख्सियत का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जो बात अभी उमर दराज कर रहे थे कतर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जब कतर पर अटैक किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि ईरान के पास जौहरी सलाहियत का होना, एटमी ताकत का होना ना सिर्फ अब ईरान के लिए बहुत जरूरी है, इस खित्ते के बाकी दीगर ममालिक के लिए भी उतना ही जरूरी हो चुका है, क्योंकि वो लोग तो इस चीज को इनरिच नहीं कर पाए। अगर ईरान अपनी मदद आपके तहत इस चीज को यूं कह लीजिए कि अपने लिए फॉर्मुलेट कर लेता है, तो मेरे ख्याल से इससे जो खित्ते का सुकून है वो थोड़ा सा कायम रहेगा, दूर कहीं ना जाए। मैं बार बार पाकिस्तान के हवाले से बात करती हूँ, इसलिए बात कर रही हूँ कि हमारा पड़ोसी मुल्क है ईरान, हमारी सरहदें साथ जुड़ी हैं, भारत इसी खित्ते में रहता है और भारत जो है वो अमेरिका और इसराइल की प्रॉक्सी रहा है। वो अलग बात है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर गया जो हालिया पाकिस्तान भारत जंग हुई, उसके पेश नजर इस पर नरेंद्र मोदी को सुर्खी का सामना है, लेकिन खामोश नरेंद्र मोदी भी बैठने वाला नहीं है। और आज इस तरीके से हमने देखा कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपनी कौम को मुबारकबाद दी, और उससे पहले भी ईरानी पार्लियामेंट से तशक्कुर पाकिस्तान के जो नारे गूंजते रहे। ये चीजें मुझे नहीं लगता कि इंडिया हजम कर पाएगा, क्योंकि जो अमेरिका का टिल्ट मौजूदा वक्त के पेश नजर पाकिस्तान की तरफ बढ़ा है, जो ईरान को पता चल गया है कि उसका दुश्मन कौन है, उसका दोस्त कौन है, तो पाकिस्तान के अंदर भी वो जो प्रॉक्सीज थी ना, वो उनका खतरा जो है वो अभी तक टला नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एटमी प्रोग्राम बनना ईरान के लिए नहीं, इस वक्त इस खित्ते के दीगर ममालिक के लिए भी बहुत बड़ी जरूरत बन चुका है। और फिर वो कहते हैं ना कि आपका हमसाया जितना स्ट्रांग होता है, आप उतना ज्यादा सीना चौड़ा होकर बाहर लड़ने के लिए निकलते हैं। गो के पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, लेकिन हमें अपने राइट लेफ्ट देखना होगा कि हमारे राइट में कौन है, हमारे लेफ्ट में कौन है। ठीक है मसूद, मेरे पास 3 मिनट हैं, मुख्तसर फरमाइएगा कि अब मुज़ाकरात का क्या होगा। IAEA से ताउन नहीं करना, ये पार्लियामेंट ईरान की कह रही है, क्या वो फिर मजीद पाबंदियां इसी तरह से चलती रहेंगी, या ट्रंप जो कह रहे हैं कि जी अब चीन भी तेल ले ले, बड़े अच्छे लोग हैं, इनसे तिजारत करनी चाहिए, तो वहां कोई रूम आप देख रहे हैं कि ईरान ने साबित कर दिया कि पाबंदियों के बावजूद वो आगे बढ़ सकते हैं, अगर कई दहाइयां उन्होंने इस तरह गुजार दी हैं तो आगे भी गुजार लेंगे। तो आपको लगता है कि मुज़ाकरात पर आकर कोई इकोनॉमिकली कोई ईरान कुछ थोड़ा सा पीछे जाके IAEA को दोबारा एक्सेस देकर कुछ बातें चल सकती हैं? नहीं जी, किसी न किसी तरीके से तो आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। ईरान ने अपने लिए रास्ता बना लिया है अपना डिफरेंस शो करके, और एक नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसमें अपना एक हिस्सा डाल दिया है, इस पाकिस्तान ने भी और उसके बाद ईरान ने भी। तो अब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुक पाकिस्तान और ईरान का है वो पहले से खासा मुख्तलिफ होगा, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा आगे बढ़ने के लिए। देखिए, बार बार न्यूक्लियर की बात हो रही है। ईरान ने जो ये जंग लड़ी है ना सर, ये जंग लड़ी है अपने उसूलों के ऊपर। पाकिस्तान ने भी एक प्रोफेशनल आर्मी के तौर पर उसूलों की पे जंग लड़ी, हद से तजावुज नहीं किया, जहां जितना रिस्पांस देना था उतना रिस्पांस दिया। ईरान की भी स्ट्रेटेजी इसी तरह से रही है। तो न्यूक्लियर बम हो या ना हो, आप जंग जीत सकती है अगर आप प्रोफेशनल तरीके से लड़ते हैं। ईरान के पास अगर न्यूक्लियर होगा तो क्या ईरान हमला कर देगा सऊदी अरब पर या कतर पर या इसराइल पर? जी नहीं। क्या पाकिस्तान के पास होगा तो वो इंडिया पर हमला कर देगा, इंडिया पे होगा तो पाकिस्तान पे हमला कर देगा? ऐसा नहीं है। तो न्यूक्लियर तो एक बहाना है और ये बहाना आगे भी जारी रहेगा। न्यूक्लियर होना ना होना आज की दुनिया में ये मैटर नहीं करता।
मैटर ये करता है कि आप अंदरूनी तौर पर कितना मजबूत हैं, अपनी जो दिफाई सलाहियतें हैं उसको कितने प्रोफेशनल अंदाज से आप बरूए कार लाते हैं। बल्कि मैं एक जुमला कहूंगा कि इस बेउसूल दुनिया में अगर आपने जिंदा रहना है तो उसूलों के साथ जिंदा रह सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता डोनाल्ड ट्रंप की तरह कि वो लाउड स्पीकर डिप्लोमेसी के जरिए बात ही कुछ कर रहे हो और अमल कुछ कर रहे हो, मुज़ाकरात की बात कर रहे हो और हमले कर रहे हो। अगर सुप्रीम लीडर जो है वो भी झूठ की बुनियाद पर ये कहते हैं कि जी हमने तकैये में हैं और हमने बम नहीं बनाना और हम आपको से झूठ बोल रहे हैं और एक दिन बम लेकर आ जाए, तो आइंदा ईरान की क्रेडिबिलिटी, उसका इनकलाब की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है और वो अपने आप को कमजोर कर लेता। तो ईरान ने अगर बम नहीं बनाना है तो नहीं बनाना है, मगर वो बम बनाए बगैर भी लड़ सकता है। क्योंकि उनकी स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट तो यही है कि हम पुरअमन पर्पसेस के लिए कर रहे हैं, हमारा मकसद किसी भी तरह कोई बम बनाना नहीं है। आज भी ईरान कहता है इस बात को। ये सऊदी अरब के पास भी अब रिएक्टर है, ये यूएई के पास भी अब रिएक्टर्स हैं, तो ये भी पुरअमन मकासद के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका मसूद रजा साहब, उमर दराज गोंदल और ज़िराब इरफान, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब लगता यह है कि ट्रंप भी तारीफें इसलिए कर रहे हैं, कोई ना कोई उनके पीछे इसका मकसद है। और बाज़ार ये भी लगता है कि जिन ममालिक ने कहा, जिनमें सऊदी अरब, यूएई और कतर हैं, जिन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का तकरीबन 2,500 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट के मुआहदे कर चुके हैं अमेरिका में तीनों ममालिक, तो वो भी खित्ते में इस लपेट में आ रहे थे। तो लगता है उनका भी प्रेशर था कि हम आप पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और आप इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं कि पूरा खित्ता ही आग की लपेट में आ रहा है, तो उसने भी दबाव डाला है। तो उम्मीद करते हैं कि अब ये जंग जिस तरह से ख़त्म हुई है, ये देरपा होगा ये अमन, और मिलकर बैठ कर मुज़ाकरात के ज़रिए खित्ते में अमन हो और ताकि इनके अवाम भी खुशहाली देख सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।